आज आप सबों को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। तो आज हम लोग जेटेड परीक्षा की तैयारी करते हुए जेटेड परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। ये सभी प्रश्न जो हैं 1 to 5, 6 to 8 दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न जो हैं JCRT बुक से लिए गए हैं ना, क्लास 8 से लिया गया है। तो आप आइए देखिए, विभिन्न टॉपिक से क्वेश्चन है और सब में बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन को देखिए, साथ में उसका उत्तर देखिए और अच्छी तरीके से आप लोग उसको अपने जेहन में रखिए, जिससे कि टेट परीक्षा में हूबहू आए और हम इसका आंसर कर सके। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? तो सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? तो सूक्ष्म जीव का जो निवास स्थान है इसका कोई एक जगह लिमिट नहीं है। सूक्ष्म जीव सब जगह पाए जाते हैं। ठीक है, तो सब जगह जब पाए जाते हैं तो वायु में भी मिलेगा, पानी में भी मिलेगा, जीवित वस्तुओं पर भी मिलेगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? तो मच्छर से जो फैलने वाला रोग है वो आप देख रहे हैं कि पोलियो, हैजा, रिंगवर्म, मलेरिया। तो आपको पता है कि मच्छर से जो रोग फैलता है कौन है? मलेरिया है। ठीक है, आगे जो बात करते हैं हम लोग कि बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है? बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है? तो देखिए, इसमें है आपको प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक। तो देखिए, बायोडीजल का जो निर्माण होता है इसमें आपको सहायक है शैवाल। इसका सही जवाब क्या होगा? शैवाल। आप देखिए, इन सभी प्रश्नों को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, इसमें जो भी प्रश्न है सब JCRT बुक से लिए गए हैं और सब परीक्षा की दृष्टि से यानी जेटेड की के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप खुद ही इसका आकलन कर लेंगे कब? जब आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तब। हमारे द्वारा जेटेड परीक्षा के लिए लगातार क्लास चल रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जी, और वीडियो को एक लाइक भी कीजिए, जिससे कि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आपके पास ऑटोमेटिक मोड में पहुंच जाएगा। तो और देखते आगे हम लोग कि निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अमीबा, माइक्रो प्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कौन है? तो सबसे बड़ी कोशिका आपका, देखिए इसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन है आपके पास? तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? कोशिका के कौन सा भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? तो केंद्रक में, कोशिका द्रव में, कोशिका भित्ति में। तो आप इसका सही जवाब बताइए। तो कोशिका का केंद्रक में गुणसूत्र मौजूद होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि कोशिका के जो का है मुख्य अंग होते हैं। कोशिका का जो मुख्य अंग है कोशिका द्रव है, केंद्रक है और कोशिका झिल्ली है। और पादप में जाएंगे तो वहां पे कोशिका भित्ति भी है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है ना। आगे है, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है? किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है? तो आपको इसका सही जवाब है पारा। आप पारा के बारे में देखे होंगे, जो थर्मामीटर में पारा भराता हुआ कहाँ रहता है? लिक्विड में, द्रव रूप में रहता है ना। तो वही किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में रहती है? तो इसका सही जवाब है आपके पास पारा। नेक्स्ट है, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? टीन का, सोना का, तांबा का, लेड का। तो क्या करना है आपको? एक्सरे करना है ना। तो एक्सरे करने के लिए आपको लेड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लेड का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि झारखंड के जादूगोड़ा में
किस धातु की प्रचुरता है? झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता है, यानी कि प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, मैंने बहुत अधिक मात्रा में। जादूगोड़ा, तो जादूगोड़ा आपको पता है ना कि यूरेनियम के लिए क्या है, यूरेनियम के लिए क्या है आपको मशहूर है। नेक्स्ट है कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है। तो धातुओं का गुण बताना है जिसको पीट कर चादर बनाया जा सकता है, उस गुण का कहते हैं हम लोग। तो देखिए उस गुण को क्या होता है, देखिए तन्यता क्या कौन सा गुण है कि तान तान के उसका तार बना देंगे, नहीं तो उसका गुण है जो हम लोग बात किए कि पीट के चादर बनाना। पीटना को कहते हैं आघात करना, और वर्धनीयता माने उसको बढ़ जाना। जैसे कि लोहा को पीटेंगे तो लोहा का पतली चादर बन जाएगा, यानी कि पीटने पर फैल जाएगा, तो उसी गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है बात। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है? मतलब सबसे कम ऊष्मा किसमें चालन होता है? एल्युमिनियम में, सोना में, चांदी में, पारा में। तो बताइए कि सबसे कम ऊष्मा चालन किस धातु में होता है? तो सबसे कम ऊष्मा चालन जो होता है वो आपका पारा में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? पारा में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक है, माने विद्युत पावर उसमें नहीं होगा, तो उसमें हो जाएगा आपका आसुत जल। आसुत जल, जल के बात करें हम लोग, अगर शुद्ध जल भी बात करें तो शुद्ध जल में क्या होता है? विद्युत का चालन नहीं होता है। विद्युत का चालन होने के लिए जल को या तो अम्लीय या तो क्षारीय होना चाहिए। क्या है कि जब कोई भी रहता है कौन अवस्था में, द्रवित अवस्था में कोई पदार्थ में विद्युत का चालक तभी होता है जब उसमें आयन विद्यमान हो, चाहे ऋण आयन हो चाहे धन आयन हो। ठीक है, चलिए आगे आगे हम लोग बात करते हैं। तो आसुत जल में क्या होता है? विद्युत का चालन नहीं होता है, माने विद्युत का कुचालक होता है। किसी धातु पर इच्छित धातु के पर निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी धातु पर ना, किसी धातु पर किसी दूसरे धातु का परत क्या करना है? निक्षेपित करना है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग विद्युत लेपन। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किन में आंतरिक जनन होता है? आंतरिक जनन। अब देखिए जनन दो प्रकार के, एक बाह्य जनन, एक आंतरिक जनन। ठीक है, तो आंतरिक जनन कहाँ होता है और बाह्य जनन कहाँ होता है? तो आप इसमें देख लीजिए कि बोला है कि इनमें से किस में आंतरिक जनन होता है? मछली, स्टारफिश, मेढक, मुर्गी। तो देखिए आंतरिक जनन का मतलब हुआ ना कि नर और मादा का जो युग्म है शरीर के अंदर युग्मज बने। ठीक है, शरीर के अंदर उसका युग्मज बने, माने कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मक बनाए कहाँ? शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर कहाँ बनता है? तो बन जाता है आपका मुर्गी में। ठीक है, यहाँ के लिए। और मछली में हो या मेढक में हो या स्टारफिश में, इन लोग का क्या होता है? तो इन लोग का नर अलग मादा अलग नहीं, और वहां पे लार्वा के रूप में रहता है जहां युग्मज होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस समय बाह्य जनन होता है ना, तो मुर्गी में क्या होता है? आंतरिक जनन। आगे कि हाइड्रा में जनन की विधि है। हाइड्रा में जनन की जो विधि है वो है कोई चीज मुकुलन। क्या है? मुकुलन है। ठीक है, अमीबा में अगर बात करते तो अमीबा, देखिए अमीबा ऐसे ऐसे होता है नहीं, इसमें ऐसे जनन दो भाग में टूट जाता है। अमीबा का भाग टूट जाता है दो भाग में, तो अमीबा में क्या होता है? द्विविभाजन। हाइड्रा में क्या होता है? तो हाइड्रा नहीं, देखिए यहाँ पे ऐसे छोटा सा मुकुल निकलेगा फिर धीरे से ही झड़ जाएगा। तो हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन। कहीं ऐसा आकृति देखे बोले कि यह किसी का जन्म है, तो आप बोलेंगे हाइड्रा में मुकुलन हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं अब हम लोग। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव घटता है कि बढ़ता है कि दोनों होता है? आप बताइए क्या होता है? वायुमंडलीय दबाव। तो आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम, वायुमंडलीय दबाव घटता है। इसी कारण से आपको बता दे कि अधिक ऊंचाई पर अगर जाता है कोई व्यक्ति
तो वहां पे उसके नाक से ब्लड भी आने लगता है। कारण कि शरीर का जो है दबाव, शरीर के अंदर का दबाव उससे कम हो जाता है। किधर का दबाव? वायुमंडल का दबाव। ठीक है। और दाब, वायुमंडल का दाब होने के कारण क्या होता है, कोई भी चीज शरीर से बाहर आने की कोशिश करता है। यही कारण है कि जो इंक होता है, पेन होता है, वो भी वहां पे क्या करता है, उसका स्याही ऑटोमेटिक गिरने लगता है। कारण कि पेन के अंदर का दबाव आंतरिक दबाव से अधिक वायुमंडल के दबाव से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है। और तो इसीलिए वो क्या होता है, बाहर की ओर आने लगता है। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होगा कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव घटते जाता है। मतलब वायुमंडल का दबाव क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है। आगे बात करें हम लोग, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? मतलब दाब को मापने के लिए कौन सा इकाई का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो दाब को मापने के लिए हम लोग पास्कल का भी प्रयोग करते हैं और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर का भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर देखिए यहाँ ये हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, बोथ। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है? कौन सा संपर्कित बल है? मतलब संपर्क में आने पर जो बल लगता है उसको बोलते हैं संपर्कित बल। जैसे चुंबक है, तो चुंबक कहाँ से लगता है, दूर है समान, तो वही से लग गया, खींचा गया कि नहीं, ये संपर्कित बल नहीं है। गुरुत्व बल, गुरुत्व बल क्या है, पृथ्वी है, यहाँ वस्तु रखे तो वस्तु को दूर से खींच ले रहा है, तो ये भी कौन बल है, ये आंतरिक बल नहीं है। अब सॉरी, संपर्कित बल नहीं है। संपर्कित बल कौन है, तो घर्षण बल संपर्कित है। ये लगेगा, बनेगा कब, जब दो गो सतह आपस में से रगड़ाएगा तब, इसी इसको क्या कहते हैं, संपर्कित बल। ठीक है। नेक्स्ट है बात कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है? मैंने में जलने वाला, मैंने अदहनशील मैंने नहीं जलने वाला पदार्थ कौन है? अब बताइए आप, नहीं जलने वाला पदार्थ इसमें कौन है? नहीं जलने वाला पदार्थ इसमें कौन है? आपको नहीं पता कि लकड़ी जलता है, कोयला जलता है, पेट्रोल जलता है, पत्थर जलता है? नहीं। तो इसमें अदहनशील का मतलब जो नहीं जलता है ना, तो अदहनशील पदार्थ कौन है इसमें, पत्थर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ कौन है? तो किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए कार्बन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई पदार्थ नहीं जलता है, यानी उसको जलाने के लिए, यानी कि दहन का, ऑक्सीजन खुद जलता नहीं है लेकिन दहन का पोषक करता है। समझ के बाद, तो दहन का पोषक करने वाला पदार्थ कौन है इसमें, तो ऑक्सीजन है। आगे बात करते हैं हम लोग, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है? किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? सबसे अंदर का भाग, कि सबसे बाहरी भाग, कि मध्य भाग, कि ये सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं? बताइए कि सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं कि कोई भाग ज्यादा कोई भाग कम होता है? तो देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पे, ठीक है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका दीपक जल रहा है, तो जल रहा है ना, तो इसमें अगर बात करें ऐसे ऐसे पूरा दूर तक जल रहा है, तो इसका जितना ही बाहरी भाग देख रहा है ना, सबसे अधिक गर्म ही बाहरी भाग होगा। ठीक है। सबसे अधिक गर्म कौन होगा इसका, तो बाहरी भाग। तो इसका सही जवाब यही है, सबसे अधिक गर्म कौन होगा, बाहरी भाग। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है? नर, तो नर के लिए देखिए क्या चाहिए, नर के लिए कौन सा गुणसूत्र चाहिए हमको, तो एक्स और वाई, एक्स और वाई। आपको बता दे कि देखिए, ये है मादा गुणसूत्र और ये है आपका नर गुणसूत्र। अगर एक्स एक्स जब मिलता है तो लड़की का जन्म, और एक्स वाई मिले तो लड़का का जन्म। तो नर के लिए, नर शिशु में कौन सा हो गया, एक्स वाई। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हम लोग, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 1 दिसंबर। आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की समान अवधि क्या है? स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की समान अवधि
क्या है, माने मासिक धर्म होने की समान अवधि कितनी है। तो इसको क्या कहता है, समान अवधि माना जाता है क्या, माने एक मंथ बोलते हैं। तो देखिए एक मंथ मतलब कि 28 दिन। अब बोले कि सर एक मंथ 28 दिन कैसे होता है, वही जियो के रिचार्ज की तरह समझ लीजिए, ठीक है। तो 28 दिन को समान अवधि मानते हैं हम लोग, ठीक ना। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है कैसा, आभासी, धुंधला, वास्तविक, कोई नहीं। समतल दर्पण है, दर्पण कैसा है, समतल। तो प्रतिबिंब कैसा होगा इसका, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा आभासी, ठीक है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी देख सकता है, उसको क्या कहते हैं, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी देख सकता है, क्या कहते हैं उसको, विक्षेपण, पेरिस्कोप, दूरबीन ना, किलेडोस्कोप, क्या कहते हैं। जानकारी है तो बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका सही जवाब। अब अगर जानकारी नहीं है तो देख लीजिए। अच्छा, पेरिस्कोप कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को नियंत्रित कौन करता है, तो प्रकाश की किरण। तो आप देखिए जैसे आपका आंख है तो कभी क्या होता है, छोटी हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। तो छोटा बड़ा होता है तो यानी कि जब प्रकाश कम रहता है वहां आंख की पुतली क्या होती है, फैल जाती है। और जहां प्रकाश ज्यादा होता है वहां आंख की पुतली क्या होती है, कम फैलती है। तो इसका मतलब कि नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है, तो नियंत्रित करने का काम, प्रकाश की मात्रा को आंख के अंदर जाने का काम, नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है, तो सही जवाब कौन हो जाएगा, पुतली ना। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें कहलाती है। देखिए वर्षा ऋतु में बो रहे हैं ना, तो वर्षा ऋतु में बोए वाला क्या कहलाएगा, खरीफ फसल, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि स्वपोषी का उदाहरण है गाय, बकरी, तिलचट्टा की अमरूद का पौधा। तो देखिए पादप जो है वो स्वयं पोषी है, और जो भी जीव है ना, मैं जो भी जंतु है वो सब क्या है, परपोषी है। हम लोग स्वयं पोषी नहीं है, हम लोग किसी न किसी रूप से या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग पौधे पर डिपेंड हैं, ठीक है। तो इसमें स्वपोषी कौन होगा, अमरूद का पौधा। नेक्स्ट है कि हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की क्या की जाती है, हार्वेस्टर है, जुताई की जाएगी, कटाई की जाएगी, भंडारण किया जाएगा कि ढुलाई किया जाएगा। आपको तो हार्वेस्टर पता ही है, तो हार्वेस्टर से क्या होता है, फसल की कटाई होती है ना, क्या होती है, कटाई। बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता है, बड़े शहरों में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, आप कभी सोच के देखे हैं, उन्हें कोई देखता ही नहीं है कि बड़े शहरों में विद्युत सजा से छिप जाते हैं या धुएं धूल से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आप बताइए जवाब क्या हो सकता है, एक मिनट सोचिए, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए बात हो रहा बड़े शहर है, तो बड़े शहर जब हैं तो वहां पे क्या निकल रहा है, धूल की मात्रा भी ज्यादा है, धुआं की मात्रा ज्यादा है, जो कि आसमान में फैल जाता है, इसके चलते उसका लाइट यहाँ पे क्या होता है, हम लोग पास नहीं पहुंच पाता, लगता है कि दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका रियल कारण क्या है, धूल धुआं ना। चलिए ये सभी जो प्रश्न है JCRT बुक से लिए हुए हैं, ये सभी प्रश्न झारखंड में होने वाली कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी हम लोग तैयारी जेडर कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह परीक्षा काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे ABS में करके दे दे क्वेश्चन, या यह क्वेश्चन आपको झारखंड से कह के दे दे, या यह क्वेश्चन आपको विज्ञान कह के, सामाजिक विज्ञान कह के, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं आता है, सारे क्वेश्चन बुक से ही सेट किए जाते हैं, ठीक है। तो यह सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें ना। नेक्स्ट है आपका खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है,
खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है? माने खगोलीय पिंड माने यहाँ से चंद्रमा की दूरी, यहाँ से तारा की दूरी, यहाँ से आकाश गंगा की दूरी, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी कैसे मापते हैं हम लोग? मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, कि कैसे मापते हैं? तो देखिए उसको हम लोग मापते हैं प्रकाश वर्ष में। ठीक है, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? स्थैतिक घर्षण, लोटनी घर्षण, सर्पी घर्षण जो है वो किसके अपेक्षा? सर्पी घर्षण है कोई चीज, लोटनी घर्षण है कोई चीज। मतलब जब कोई वस्तु आपस में जैसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना, लोटनी घर्षण जो कर रहे हैं, तब घर्षण जो लग रहा है तो लोटनी घर्षण हो गया। तो बोल रहा है कि किस घर्षण के कारण ऐसा होता है? जिससे कि इसका सर्पी घर्षण कम होता है। तो स्थैतिक घर्षण से, स्थैतिक घर्षण मतलब सीधा जो घर्षण हो रहा है उससे कम होता है। कौन घर्षण? सर्पी घर्षण। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब कौन रहेगा? स्थैतिक घर्षण। देखिए आगे है कि तरल, हवा, जल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकार देकर घर्षण बल, तरल या हवा जल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकार देकर घर्षण का किया जा सकता है? अधिक किया जा सकता है कि कम किया जा सकता है कि समाप्त किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? घर्षण को क्या किया जा सकता है? उसका उचित आकार देकर। तो उचित जब आकार देंगे ना तो घर्षण क्या हो जाएगा? घर्षण बल कम लगेगा। ऐसा नहीं कि हवा में कोई चीज उड़ रहा तो उसमें घर्षण बल नहीं लग रहा है, क्योंकि हवा में भी पार्टिकल हैं, धूल कण जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वस्तु को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, यानी घर्षण बल लग रहे हैं। घर्षण बल जब भी लगता है वो किसी वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लगता है। जैसे वस्तु गति अगर उधर का है तो घर्षण बल इधर का लगेगा। इसी कारण से कोई वस्तु का होता है? रुकता है। आपको पता है कि ट्रेन के जो चक्का होता है उसमें घर्षण बल बहुत कम होता है, इसी चलते क्या होता है वो बहुत ज्यादा भारी वाहन को भी लेके, ऐसी भारी वस्तुओं को लेके क्या होता है? जा पाता है। तो घर्षण बल क्या करता है? गति के विपरीत लगता है। नेक्स्ट है, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? तरल घर्षण जो है किस आकृति की वस्तु पर कम लगेगा? वर्गाकार पर, वृत्ताकार पर, आयताकार पर, नौकाकार पर, कैसा वस्तु पर जो घर्षण है से क्या लगेगा? कम लगेगा। तो आपको नौकाकार पर घर्षण कम लगेगा। कारण बतावें? कारण ही है ना सर कि उसका पृष्ठ में घर्षण लगता है कुछ सतह पर, और नौकाकार रहेगा तो ऊपर का भाग फैला, नीचे का भाग कम। तो नीचे का भाग जब कम रगड़ा रहा है, सतह कम है, इसलिए उसका घर्षण कम होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? रेशा तो संश्लेषित रेशा है, यानी कि कृत्रिम रेशा है। तो कृत्रिम रेशा में सबसे प्रथम रूप से कौन है? वो रेयान है। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? कपास के, नैलोन के, ऊन के, रेशम के सबसे मजबूत अच्छा आपको कौन लग रहा है? आप लोग तो इसको सीधे आंसर आप जान रहे होंगे कि सबसे मजबूत कौन होता है? तो सबसे मजबूत होता है नैलॉन, जेकरा हम लोग बोलते हैं लैलून, लेकिन लैलून नहीं, कहा होता है नैलॉन। तो सबसे मजबूत नैलॉन है ना, कपास, ऊन, रेशम उतना मजबूत नहीं है। आगे बात करते हैं, दमकल कर्मचारियों के कपड़े पर किसकी परत चढ़ी होती है? दमकल जो माने आग बुझाने वाला कर्मचारी, तो उनका जो कपड़ा है उस पर किसका परत चढ़ा होता है? अगर मान लीजिए कि उनका कपड़ा अगर प्लास्टिक रहेगा तो ककड़ा जाएगा कि नहीं, मतलब कि पिघल जाएगा कि नहीं? तो इसमें किसका परत चढ़ा है? तो इसमें देखिए उसका परत चढ़ाएंगे जो का हो आग से जिस पर प्रभाव बहुत कम पड़े या बिल्कुल न पड़े, उसका परत का क्या आता है? चढ़ाया जाता है। तो वो रहता है कौन चीज? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? आयाम पर, प्रबलता पर, तारत्व पर, इनमें से कोई पर नहीं। तो ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि का जो है माने
ज्यादा साउंड जो है वो किस चीज पर निर्भर करता है? आपको इसको सही जवाब देना है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ध्वनि की प्रबलता जो है आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति बढ़ानी चाहिए, आवृत्ति घटाना चाहिए, आयाम घटाना होगा, आयाम बढ़ाना होगा। अभी आप तुरंत बात किए कि ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो आयाम पर निर्भर करती है। तो आयाम को क्या करना होगा? प्रबलता को घटाना है तो आयाम को घटाना होगा, क्योंकि ध्वनि किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर। तो आयाम को क्या करना होगा? घटाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रासर्व ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है। माने प्रासर्व ध्वनि की जो आवृत्ति होती कितना होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से नीचे, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, या 500 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज होता है। तो कितना होता है ये आपको बताना है। तो देखिए प्रासर ध्वनि है ना, प्रासर ध्वनि है। तो देखिए हम लोग जो ध्वनि सुनते हैं, हम लोग के जो ध्वनि सुनने की जो सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और इससे जो ऊपर अगर ध्वनि की होगा ओकरे कहेंगे प्रासर्व ध्वनि। तो यानी कितना? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। रिएक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर विनाशकारी भूकंप मापना है तो रिएक्टर पैमाना 4 है, 5 है, 3 है, नहीं 7। अगर 4, 5, 6 तक रहेगा रिएक्टर पैमाना पर तो भूकंप विनाशकारी नहीं हुआ। भूकंप विनाशकारी कब होगा? 7 या उससे अधिक ऊपर रहेगा तब। कब? रिएक्टर पैमाने पर भूकंप मापेंगे तो उसकी तीव्रता कितना रहेगी? 7 या उससे अधिक रहेगा ना, तो यह विनाशकारी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने की थी? बताइए, देखिए उसमें कि वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने की थी। तो क्या है हमारे पास? थेल्स ने, न्यूटन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या विलियम गिलबर्ट ने। तो देखिए वायुमंडलीय विद्युत की जो खोज है वो आपको किए हैं कौन? विलियम गिलबर्ट। ठीक है, आगे है कौन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़। उनसे रगड़ी गई एबोनाइट की छड़, उनसे रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ दूसरी छड़ को आकर्षित करेगी, या उनके साथ घिसने वाली एक और एबोनाइट रॉड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करती है, या रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। माने एक रगड़ा हुआ है, उस पर रेशम रगड़ा हुआ है ना, तो क्या करेगी? ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट के छड़ पर ऊन से रगड़ दिया गया है तो उसमें क्या होगा? तो रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी, सटने नहीं देगी। ठीक है, वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो रही है? विश्व तापन कैसे बढ़ रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन के कारण, किसके कारण? विश्व उष्णन। इसको विश्व तापन भी लिखते हैं, विश्व उष्णन भी कहते हैं ना। तो विश्व उष्णन कैसे बढ़ रहा है? किसके कारण से? विश्व उष्णन बढ़ने का जो मेन कारण है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाना। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है? पृथ्वी पर पाई जाने वाले विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या 6 है। यही प्लेट धरती के नीचे क्या होते रहते हैं? चलते रहते हैं नहीं, और जब कभी आपस में टकरा जाते हैं तो भूकंप हो जाता है। ठीक है, ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ताजमहल में जो पत्थर है वो है मार्बल। क्या है? मार्बल। और मार्बल क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है, मैंने पीला हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है उसकी सुंदरता।
तो उसका कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा। परीक्षा में देखिए यही पे एक प्रश्न बहुत ट्रेंड कर रहा है कि मार्बल कैंसर क्या है, या मार्बल कैंसर क्यों कैसे होता है। तो देखिए मार्बल ना लगा हुआ है ताजमहल में, वही ना ओकरा खराब हो रहा है, कैंसर का बर्बाद कर रहा है। तो मार्बल कैंसर उसका मेन कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के कारण क्या हो रहा है? मार्बल कैंसर हो रहा है। यानी कि सीधे सीधे बात करें तो ताजमहल के भी लगे पत्थर का क्षरण हो रहा है। ठीक है, अब है द्वितीय प्रदूषक है। द्वितीय प्रदूषक इसमें कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कि सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। द्वितीय प्रदूषक किसको माना गया है? तो द्वितीय प्रदूषक माना गया सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। नहीं, अब इसी अम्ल के कारण होता है अम्लीय वर्षा, और जिसके चलते हो रहा है कोई मार्बल कैंसर। आगे है कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने का कारण क्या है? क्या कारण है? आवासों का विनाश, पेड़ लगाना, वनों का संरक्षण की शिकार। तो देखिए ना यहाँ पे कुछ प्रजाति गायब हो रहे हैं ना, तो गायब हो रहे पेड़ लगाने से गायब होंगे, वन को बचाने से गायब होंगे? नहीं, गायब अगर हो रहे हैं, खत्म हो रहे, समाप्त हो रहे हैं, तो उनका आवास छीन जा रहा है, उनका शिकार कर दिया जा रहा है, जिसके चलते बर्बाद हो रहे हैं। तो इसका आंसर कौन जाएगा? 1 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपके पास सबसे आज का अंतिम सवाल है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद है, क्या कहता है, सड़क के निर्माण में लाया जाता है? कोक, गैस, पेट्रोल कि बिटुमिन, किसका उपयोग करते हैं हम लोग? तो इस हम लोग यहाँ पे सड़क निर्माण में जो बात करते हैं हम लोग बिटुमिन का प्रयोग करते हैं। आज का वीडियो आज समाप्त हुआ। आप सबों को धन्यवाद वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए। इसी तरह से आप लोग हमारे चैनल के साथ प्यार दुलार बनाए रखें। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।